तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सबसे पहली चीज तो हम लोग याद रखें, कई लोग कहते हैं ये एक रीजन है, कई लोग कहते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए बनाया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या चीज को समझाने के लिए बनाया गया है कि सपोज ये एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2। हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तो ये एक दूसरे को कैसे रिपेल कर रहे हैं, क्या वजह है, ये समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया गया, मतलब इनफैक्ट बनाया गया। तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जो सिर्फ ये बताता है कि जो चीजें एक दूसरे को टच नहीं करती वो एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगा पाती है। ठीक है, तो वी आर मेकिंग दिस कॉन्सेप्ट ourselves, so we have to define everything. We have to define the magnitude, direction and everything. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहला पॉइंट मैं लिखता हूं कि आप कब कहेंगे कि यहां आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कब आप कहेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि इफ वी प्लेस अ चार्ज at a point and it starts experiencing some force. If we place a charge at a point and it starts experiencing some force, then we say that। ठीक है, यहां पर कीवर्ड क्या है, we say that, हम खुद ही ऐसा कह रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड exists at that point। किसी जगह पर अगर हम एक चार्ज रख दें Q, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और जब हम इस चार्ज को यहां रखें तो अपने आप हम देखें कि ये चलना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे भाई हमने तो रेस्ट पे रखा था, अगर ये चलने लगा इसका मतलब जरूर कोई ना कोई फोर्स लगी। तो सपोज इस पर एक फोर्स अपने आप से लगने लगे तो हम ये कहेंगे जरूर ये जो रीजन है, इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज है जो इस चार्ज पर फोर्स लगा रही है। ठीक है ना, तो इट इज सिंपली एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। अब जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन दी कि भाई ऐसा हो सकता है, तो उसके बाद एक चीज होती है जो हमने खुद से डिफाइन करी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या कई लोग इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो है इसका सिंबल हम ई ले लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू डिफाइन इट आवरसेल्व्स, तो हम यहां लिख देते हैं द
intensity of electric field at a point is equal to the force experienced by a charge of +1 coulomb placed at that point. The intensity of electric field at a point is equal to the force experienced by a charge of +1 coulomb placed at that point. तो जैसे मान लीजिए अगर एक चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है और इस पर जैसे ही हमने इसको रखा एक फोर्स लगने लगी F, तो हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। हम लोग कहेंगे भाई Q चार्ज पर फोर्स लगेगी F, तो 1 कुलुम्ब के चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी? F अपॉन Q। तो ये जो F अपॉन Q है ना, इसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, तो इसमें यहां मैं लिख देता हूं इन दिस फॉर्मूला यूज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल डायरेक्शन और सब कुछ नहीं निकाल रहे। वैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर है और Q एक चार्ज है, तो F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q हमको दे देगा E वेक्टर। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं देगा, ये फॉर्मूला हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें हम चार्ज को उसके साइन के साथ रख सकते हैं। ठीक है, और इससे ये भी प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला यूज करें, पहली चीज ये फॉर्मूला कब यूज करें? तब यूज करें जब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला कब यूज करें? जब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, या वेक्टर फॉर्म में आंसर निकालना हो, फोर्स वेक्टर में दी गई हो, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में चाहिए तो आप चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो विदाउट साइन, ओनली पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी लॉजिक को मैं यूज करता हूं। अगर मान लो जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी F वेक्टर अपॉन +Q। और अगर चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी F वेक्टर अपॉन -Q। मैंने जैसा कि आपको कहा कि अगर वेक्टर में लिखें तो साइन लगा दें।
तो अगर हम इसको देखें लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो इसमें ये चार्ज पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑन अ पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फील्ड आर सेम। और यहां पर हम देख सकते हैं कि ये है एफ अपॉन क्यू, यानी कि एफ अपॉन माइनस क्यू, मतलब एफ माइनस ऑफ एफ अपॉन क्यू। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन अ नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द फील्ड। फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट होगा। तो मेरे ख्याल में इतना क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर मान लीजिए, अगर यहां पर हमने एक +3 कूलम्ब का चार्ज रखा, और जैसे ही हमने उसको रखा, उस पर एक फोर्स लगने लगी 9 न्यूटन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F अपॉन क्यू, यानी कि 3 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम्ब। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अगर इसकी जगह हमारे पास एक -4 कूलम्ब का चार्ज हो और उस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स 16 न्यूटन्स, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, जिसे हम इंटेंसिटी कह सकते हैं, वो होगी तो 16 अपॉन 4, यानी कि 4 न्यूटन पर कूलम्ब। लेकिन चूंकि निगेटिव चार्ज है ना, इसलिए जो डायरेक्शन होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ऑपोजिट होगा। तो बस यही मैं बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम, और निगेटिव चार्ज पर फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। इसी ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वेक्टर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। इसमें भी वही है, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो चार्ज को हमेशा पॉजिटिव रखें, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप चार्ज को उसके साइन के साथ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्यू चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स है वो क्यू ई लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन पर कूलम्ब। अगर हम लोग यहां पर एक चार्ज रख दें +8 कूलम्ब, तो इस पर जो फोर्स लगेगी, देखो Q इंटू ई, तो Q है 8, E है 2, तो 8 2 जा 16, और जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा। अगर इसकी जगह हम लोग यहां पर एक चार्ज रख दें -3 कूलम्ब का, तो फोर्स इस पे भी लगेगी 3 इंटू 2 6, और इस फोर्स का डायरेक्शन
ये हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो उसी तरफ लगेगी जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर नेगेटिव चार्ज पे देखा जाए तो फोर्स जो लगेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो ये एक क्वेश्चन है जो अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is initially at rest at t is equal to 0, an electric field E is switched on in the horizontal direction. Find the velocity and the displacement of the particle after time t. तो हम देख सकते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, वो रेस्ट पे रखा हुआ है और t इक्वल टू 0 पर इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E स्विच ऑन कर दी। अब जैसे कुछ दे नहीं रखा है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पर एक फोर्स इस तरीके से लगेगी F, जहां F की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई। और ऑब्वियसली चूंकि चार्ज को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड का होगा। अच्छा, अब इस F को हम लिख सकते हैं ma, तो ये ma इज इक्वल टू हो जाएगा QE। तो A की वैल्यू हो जाएगी QE अपॉन m। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब इन्होंने पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि लिखा है इट इज इनिशियली एट रेस्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, या v इज इक्वल टू u इज 0, a कितना है QE अपॉन m इंटू टी। तो v की वैल्यू आ गई QET अपॉन m। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू u तो 0 है तो हाफ, और a हो जाएगा QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। तो हमें वेलोसिटी भी मिल गई QET अपॉन m, और x भी मिल गया QET स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है। So this is another question which says that a particle having charge q and mass m is moving with a velocity u. At t is equal to 0, an electric field E is switched on opposite to the velocity of the particle. Find the stopping distance and the stopping time. तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, और वो किसी u वेलोसिटी से सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। t इज इक्वल टू 0 पर वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी गई। तो अगर फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विच ऑन की गई और चार्ज को जैसे कि हमने पॉजिटिव माना है, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी वेलोसिटी के। ये जो F होगी ये होगा QE, एक्स F इज इक्वल टू ma हो गया, इट इज इक्वल टू QE। तो A की वैल्यू आ गई QE अपॉन m। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, और चूंकि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर हम वेलोसिटी को पॉजिटिव माने तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव मान सकते हैं। अब इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी हो जाए वो 0 हो। स्टॉपिंग टाइम का भी यही मतलब है। अब जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन है माइनस क्यू ई बाय एम, क्योंकि मैंने वेलोसिटी वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, इनटू टी। तो इससे आएगा क्यू ई टी अपॉन एम
इज इक्वल टू यू। तो जो स्टॉपिंग टाइम आया वो आया एम यू अपॉन क्यू ई। दिस इज द स्टॉपिंग टाइम। अगर हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालते हैं, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है माइनस क्यू ई बाय एम इंटू एक्स, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू ई एक्स अपॉन एम। इससे 2 क्यू ई एक्स अपॉन एम, ये वैल्यू यू स्क्वायर के बराबर हो गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई एम यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू ई। दिस इज द stopping distance. So next question says that the bob of a pendulum has mass m and charge q. If it is placed in a horizontal electric field E, then find the angle which the string makes with the vertical in equilibrium. वो ये कह रहे हैं इसमें कि सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम इस तरीके से हैंग कर रहा है, इसका मास m है और चार्ज q है, और इसको एक ऐसी जगह पे रख दिया जहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगाएगी हॉरिजॉन्टली, जिस वजह से ये पार्टिकल इस तरह से हो सकता है ऑसिलेट भी करे, पर फाइनली एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्योंकि हमसे इक्विलिब्रियम पूछा है इसलिए हम उसके लिए कर रहे हैं। और मान लो इक्विलिब्रियम में वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, तो जैसा हम देख सकते हैं एक तो इस पार्टिकल पर mg लगेगा, एक जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो लगेगी, और एक ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो QE लगाया वो भी लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर सपोज एक इस तरह से वर्टिकल लाइन बना दी जाए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जो T है, T का एक कंपोनेंट T cos थीटा होगा, एक और कंपोनेंट T sin थीटा होगा। अब ये जो T sin थीटा है ये होगा इक्वल टू QE, और जो T cos थीटा है ये इक्वल टू होगा mg। तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो T sin थीटा अपॉन T cos थीटा विल गिव अस tan थीटा which is equal to QE upon mg। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स QE अपॉन mg। ठीक है, तो ये अगला सवाल है। इसमें लिखा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज शोन, और इन्होंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें एक पार्टिकल है जिसका मास है m और चार्ज है q, और इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब ऑसिलेशन तभी होगा जब हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें। तो सपोज हम इसको थोड़ा सा इस तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट अगर 5 डिग्री या उससे कम हो तभी सिंपल पेंडुलम काम कर पाता है। ठीक है, अदरवाइज फिर वो सिंपल पेंडुलम नहीं रह जाता, और मतलब ऑसिलेशन के इक्वेशन को, एसएचएम के इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अब यहाँ पर इस पे हम देख सकते हैं एक तो mg लगेगा, एक इस पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ है तो QE लगेगा,
अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, और अच्छा एक और फोर्स लगेगी जिसको हम कह सकते हैं यहां पर टी, और इस पेंडुलम की लेंथ सपोज एल है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और जो QE है उसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा QE cos थीटा। ये जो दोनों ही कंपोनेंट है mg cos थीटा, QE sin थीटा और साथ साथ में टेंशन, ये तीनों इस पार्टिकल के एक्सिस से पास कर रहे हैं, तो इन तीनों की जो टॉर्क होगी वो होगी 0। अब इसके अलावा एक mg का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, mg sin थीटा, एक QE का कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसको हम कहेंगे QE sin थीटा। तो ये दोनों mg और QE हम देख सकते हैं इस लेंथ के परपेंडिकुलर हैं, तो जो टॉर्क होगी वो होगी mg प्लस QE sin थीटा, ये तो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट हो गया L, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई mg प्लस QE L sin थीटा। और अब चूंकि इफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 डिग्री, ठीक है, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो टॉर्क आ गई mg प्लस QE इंटू L इंटू थीटा। अब हम लोग इस टॉर्क को अगर चाहें तो हम SHM की इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं कि टॉर्क होती है ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आएगा mg प्लस QE इंटू L। L आ गया, सॉरी ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ mg प्लस QE इंटू L। तो जो टाइम पीरियड आया वो आया 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आ गया mg प्लस QE इंटू L इंटू थीटा। अब ये जो टॉर्क है इसको मैं लिख सकता हूँ I इंटू एल्फा, जहां I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, सो इट विल बी इक्वल टू mg प्लस QE इंटू L इंटू थीटा। तो एल्फा की वैल्यू आ गई mg प्लस QE इंटू L डिवाइड बाय इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर होगा। ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई mg प्लस QE अपॉन ml होल इंटू थीटा। अब ये जो अल्फा है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा mg प्लस QE होल अपॉन ml, तो ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ mg प्लस QE डिवाइडेड बाय ml। तो जो टाइम पीरियड आया वो आया 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन यही अंडर रूट ml अपॉन mg प्लस QE। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग जो पेंडुलम है उसको एक ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रख दें, मास m और चार्ज q, तो यही टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ ml अपॉन mg माइनस QE। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।